नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा में शुरुआत आज उस खबर से जो पड़ोसी पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर रही है। इस खबर के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी आगे, लेकिन आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं भारत मंडपम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन करने के लिए यहां भारत मंडपम में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है वो 27 से 29 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी और 22 देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिभागी हैं जो यहां इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और ये उस समय की तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यहां पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में इस समय मौजूद और जानते हुए, तकनीक के बारे में विस्तार से समझते हुए, जैसा कि मैं आपको पहले बता रही थी कि 22 देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिभागी यहां पर मौजूद हैं। लगभग 5000 सीईओ स्तर के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। और जितना इस तस्वीर को देखकर हम समझ पा रहे हैं, ये जो जियो है उसके जो अधिकारी हैं, देख भी सकते हैं आप, स्टॉल जियो भारत का, और यहां पर आपको नजर आ रहे हैं मुकेश अंबानी के बेटे जो कि जिम्मा संभाल रहे हैं। उन्हीं से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वो प्रदर्शनी में जानकारी हासिल करते हुए 400 स्टार्टअप और अन्य हितधारक यहां शामिल होंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस और उसी की जो एक तरीके से स्टॉल्स लगी हुई है, प्रदर्शनी है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। और इसके बाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी है। ये एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार, मीडिया और जो प्रौद्योगिकी का मंच है वो माना जाता है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हो रहे हैं। टेलीकॉम मंत्री, आईटी मंत्री जैसे जो बड़े दिग्गज हैं वो इसमें शिरकत करते हैं। आप अश्विनी वैष्णव को भी देख रहे हैं, वो भी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो जिस बात का हम जिक्र पहले कर रहे थे, मुकेश अंबानी के जियो, सुनील भारती मित्तल का एयरटेल, कुमार मंगलम बिरला का जो वोडाफोन है, आदि जैसे बड़े व्यवसायी जो हैं वो यहां शामिल हो रहे हैं। तो ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस 7वें संस्करण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है। और जैसे ही यहां पर पीएम का संबोधन शुरू होगा, आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। और आइए अब उस बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां एक बार फिर से पाकिस्तान नापाक हरकत करते हुए रंगे हाथों दुनिया के सामने। तो ये निशान जो आप देख रहे थे वो पाकिस्तान की नापाक हरकत के। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। अरनिया में पाकिस्तान ने फायरिंग की है और पिछले 10 दिन में ये तीसरा मौका, ये तीसरी बार जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया है। बीएसएफ ने गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप जानते हैं कि बॉर्डर एरिया में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसी की तैनाती रहती है और बीएसएफ की तरफ से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। जानकारी जो मिल रही है, बीती रात 3 बजे तक ये गोलीबारी होती रही। गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल भी हुआ है। तो बीती रात पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई। मोर्टार दागने शुरू कर दिए गए, जिसकी वजह से बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं उनमें दहशत फैल गई। बाजार बंद कर दिए गए। घरों पर बारूद बरसता देखकर लोग अपने और अपने परिवारों की सुरक्षा को लेकर बेचैन उठे। उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने की कोशिश करने लगे। सीमा से सटे गांव वालों को पास बने बंकर्स में शरण लेनी पड़ी। हालांकि बीएसएफ की तरफ से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से की जा रही ये फायरिंग बंद हो गई। लेकिन इस दौरान कई घरों को नुकसान पहुंच चुका था और वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, जो पाकिस्तान की तरफ से रात में मोर्टार्स दागे गए थे, सुबह जो गांव वाले हैं
अपने खेतों में जा रहे हैं, गांव में वो मोर्टार जो पड़े हुए नजर आ रहे हैं उसको उठाकर वो दिखाते हुए अपने हाथ में नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है जरा बड़ी स्क्रीन पर भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये फायरिंग की आवाज आती है और ये पाकिस्तान की तरफ से जो सीजफायर का उल्लंघन होता है, ये मोर्टार शेल है जो आप देख रहे हैं। ये एक रोशनी का गोला जो इस वक्त नजर आ रहा है आपको, और ये पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से भारत की तरफ दागे जा रहे थे। और इनकी जद में जो बॉर्डर से लगे इलाके हैं, जो बॉर्डर के गांव हैं, वो थे अरनिया सेक्टर की तरफ पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत की जा रही थी। अच्छा, ये मोर्टार शेल आप देख रहे हैं, बिल्कुल मतलब ये नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको रिहायशी इलाका नजर आएगा। देखिए किस तरीके से धमाका होता है और ये मोर्टार शेल जो है वो आकर इन रिहायशी इलाकों में गिर रहे हैं। यहाँ पर ये घर आपको बना हुआ नजर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं जो घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उससे ली गई ये तस्वीरें। धमाका हो जाता है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये बाकायदा जो पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन कल किया गया है, ये दीवार है और ये दीवार पर जो गड्ढे आपको नजर आ रहे हैं, ये दरअसल जो पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन हो रहा था उसी के ये निशान है। जो हमले हो रहे थे उनसे जो नुकसान पहुंचा है, वो जो निकलकर शेल्स बाहर गिरे हैं इधर उधर, उसी के ये निशान बिखरे हुए इस दीवार पर आप देख पा रहे हैं। और अब यहीं से मौके से आपको अपने सहयोगी अजय बाचलू की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस खबर पर। एबीपी न्यूज आ पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर और हम इस समय आरएसपुरा के चक बुल्ला गांव में है, जहां देर रात पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई और ये गोलीबारी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर की गई। दरअसल पिछले करीब 2.5 साल से भारत और पाकिस्तान में पर जो सीमा जो है वहां पर बंदूकें शांत पड़ी थी, क्योंकि दोनों देशों ने फरवरी 2021 में संघर्ष विराम की शर्तों का सम्मान करने की बात कही थी, संघर्ष विराम का सम्मान करने की बात कही थी, जिसके बाद दोनों तरफ से बंदूकें थम गई थी। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया है और देर शाम इस गांव को किस तरह से निशाना बनाकर फायरिंग की गई, तस्वीरें उसका सबूत है। यहां पर यह शेल गिरा है, उसके साथ ही ये एक छोटी सी किचन है, रसोई घर है और शेल लगने के बाद दरवाजे का क्या हश्र हुआ है ये आप देख सकते हैं। दरवाजे का एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से उसके परखच्चे उड़ गए हैं और अंदर किचन का क्या हाल है आप देख सकते हैं। हाँ, इस तरफ फ्रिज रखा हुआ था, फ्रिज का क्या हाल है। यहां जो बाकी सामान है, यहां बिल्कुल सारा सामान जो है, पूरा किचन ही अगर हम कहें तबाह हो गया है तो गलत नहीं होगा। यहां पर अब आप देखिए, नुकसान का आकलन करने के लिए पुलिस की टीम भी पहुंची है, पुलिस के अधिकारी यहां पहुंचे हैं, पूरा आकलन किया जाएगा नुकसान का। और यहां पर छर्रे लगने से इस दीवार का क्या हाल हुआ है आप देख सकते हैं और कितनी भयावह वो तस्वीर होगी जब रात को इसी डर, खौफ और इन्हीं गोलियों के साए में जो है ये गांव के लोग सोए होंगे, रात कैसे कटी होगी, ये एक बड़ा सवाल है यहां पर जो लोग उठा रहे हैं। और अब लोग ये कह रहे हैं कि बॉर्डर पर लोगों की जिंदगी जो है मुश्किल है और इसका समाधान जल्द ही सरकार करनी चाहिए। अजय बाचलू, एबीपी न्यूज, आरएसपुरा। तो देखा आपने वो दहशत के निशान जो पीछे छूट गए हैं, वो अजय बाचलू अपनी रिपोर्ट पे दिखा रहे थे और किस तरीके का माहौल है ये वो बता रहे थे। मैं आपको लेकर चलूंगी ग्राउंड पर, अजय बाचलू हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं जरा कि पाकिस्तान ने जो सीजफायर तोड़ा है 10 दिन में, ये तीसरा मौका था। और पिछले 10 दिन में वो कौन कौन सी तारीखें आप देख रहे हैं। 17 अक्टूबर अरनिया सेक्टर था जहां पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत की गई है, हमारे 2 जवान घायल हुए। उसके बाद फिर 20 सेक्टर, अब की बार केरन सेक्टर को पाकिस्तान ने निशाना बनाया, यहां पर हमारा 1 जवान घायल हुआ। और फिर बीती रात 26 अक्टूबर को एक बार फिर से, जैसे 17 अक्टूबर था वैसे ही 26 अक्टूबर को भी अरनिया सेक्टर, और यहां पर भी बीएसएफ का 1 जवान घायल हुआ है। और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं, अजय बाचलू हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अजय बाचलू का रुख करेंगे और जरा जानेंगे अजय बाचलू से, आप वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, मुझे बताइए बीती रात जिस तरीके की हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है उसके दहशत के निशान तो आपने दिखाए, लोगों में इस समय किस तरीके का माहौल है, डर है, सहमे हुए हैं और अब आगे के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे?
जी बिल्कुल रोमाना, मैं इस समय उसी घर में हूँ। ओम प्रकाश जी का ये घर है जहाँ रात को पाकिस्तान की तरफ से ये गोले दागे गए हैं और ये इन गोलों से यहाँ क्या नुकसान हुआ है वो हमने यहाँ बताया। अब यहाँ पर आप देखिए लोग इकट्ठा हो गए हैं, यहाँ पर जो ज़िला प्रशासन है उसके भी लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं और लगातार यहाँ पर जो है अब स्थिति आगे कैसे संभाली जाए उस पर भी यहाँ बात हो रही है। इस इलाके के सरपंच हमारे साथ है। सर, कल रात को तो जो हुआ वो सबने देखा, अब भविष्य क्या, क्योंकि पाकिस्तान का तो कोई भरोसा नहीं, शायद आज भी फायर हो जाए, अब क्या रणनीति बन? मैं सरपंच सही खुर्द पंचायत का हूँ और यहाँ कल इन्होंने अचानक 2.5 साल के बाद 2021 में फायरिंग हुआ था, उसके बाद 2.5 साल के बाद इन्होंने अचानक एकदम हैवी शेलिंग फायरिंग शुरू कर दी और जिसकी वजह से लोग एकदम डर गए। बहुत ही हालत खस्ता थी। आपने देखा जो हैवी शेलिंग की वजह से ये हमारे बुलेचक गांव में ओम प्रकाश जी का घर है, पूरा घर की डैमेज हो चुका है और आगे पीछे पूरे फसल कट। क्या सोच रहे हैं आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे हम ये चाहते हैं सरकार से कि यहाँ बंकर बनने चाहिए। जो हमने डिमांड दी हुई है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। बंकर से यहाँ बनाने चाहिए। अब इसका पाकिस्तान मुल्क का कोई पता नहीं है कब वो शेलिंग शुरू कर दे। आज रात हम लोगों ने पूरा शिप के बिल्कुल अंदर घरों में बढ़ के सभी ने अंदर जाके बड़ी मुश्किल से गुजारा किया है। जो जिनके साधन थे वो भाग भी गए हैं बॉर्डर से, लेकिन इस टाइम फसल पकी हुई है। इलेक्शन का टाइम है, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है ये फायरिंग करना शुरू कर देता है और अचानक और इतनी ज़बरदस्त हैवी शेलिंग से फायर किया है जो कि बहुत ही बड़ा नुकसान आगे। चाचू, आप यहाँ रात को रुकेंगे आज? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। नहीं रुकेंगे। कहाँ जाएंगे? पीछे जाएंगे अपने बचाव के लिए। आप रुकेंगे? हाँ, मैं रात को घर में थे, अपने खाना खा रहे थे। हाँ, इधर ही है, मैं गाँव का हूँ जी। हाँ, नहीं रुकेंगे जी। क्या करें रुक के? डर खौफ है रोमाना, और लोग अब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में अब ये गांव के लोग भी अब यहां से रात को पलायन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इस गांव में अजय आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। देखिए 25 फरवरी 2021 जो सीज फायर है उसको लेकर सहमति बनी थी कि उसका पूरी तरीके से पालन पाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा, लेकिन अचानक से अब पिछले 10 दिन में जिस तरीके से ये तीसरी घटना है इसी सेक्टर के आसपास, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, इस पर एक बड़ा सवाल या निशान। पाकिस्तान बाज आने का नाम नहीं ले रहा और पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ने की जो एक बड़ी वजह उसकी बौखलाहट, क्योंकि कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ नहीं हो पा रही है और जो आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भारतीय जवान जहन्नुम में पहुंचा रहे हैं। कल ही आप जानते हैं पाकिस्तान की बड़ी आतंकवादी साजिश हमने नाकाम की है। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश करने वाले 5 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। माछिल सेक्टर में मुठभेड़ की एक कोशिश हो रही थी। मारे गए आतंकवादियों से भारी संख्या में हथियार बरामद हुआ है, गोला बारूद बरामद हुआ है। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, अचानक से पाकिस्तान क्यों बिलबिला रहा है। तो पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह यही कि पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ की कोशिशें हैं उन्हें नाकाम हिंदुस्तान कर रहा है और यही पाकिस्तान की बौखलाहट की बड़ी वजह है। इस बीच अभी तक जम्मू कश्मीर का एक तरीके से लेखा जोखा इस साल का अब तक का मैं आपको दे देती हूं। आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर में 58 हुई हैं, जिसमें 71 आतंकवादियों को खत्म करने में हमें कामयाबी मिली है। शहादत भी हमें देनी पड़ी है, 22 जवान हमारे शहीद हुए हैं और स्थानीय नागरिक जो मारे गए हैं उनकी संख्या 10 है। तो कुल मिलाकर ये पूरा इस साल का लेखा जोखा। अब मैं आपको एक बार फिर से लेकर चलती हूं ग्राउंड जीरो जम्मू कश्मीर। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से। कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ। आसिफ, जिस तरीके से कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से जो की जाती है घुसपैठ कराने की, उस पर जो भारत की तरफ से फुल स्टॉप लगा दी जाती है, यही वजह पाकिस्तान बिलबिला रहा है। रोमाना, बिल्कुल देखिए, सुरक्षा एजेंसियों का ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर के हालात और दक्षिण एशिया में गाजा की जंग के बाद जो मुस्लिम देशों में दबाव बन रहा है जनता का उनकी सरकारों पर, उससे ध्यान भटकाने की भी एक कोशिश ये हो सकती है। और इसी को आधार बनाते हुए 2 दिन पहले श्रीनगर के 15th कोर में एक बैठक हुई थी जिसमें वरिष्ठ सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के साथ साथ इंटेलिजेंस के
लोग भी आए थे और जिन्होंने खास तौर पर मध्य पूर्व में हो रहे जो जंग है, जो गाजा की जंग है, उसके और पाकिस्तान में जो मिलिटेंट संगठन है वो सक्रिय हो गए हैं, उस पर कैसे लगाम लगाई जा सके, इस पर विचार विमर्श किया। और कल जिस समय कुपवाड़ा के मथिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई थी, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो महानिदेशक हैं वो उस समय कुपवाड़ा में ही मौजूद थे, क्योंकि 2 दिन पहले हुई बैठक में जो फैसले लिए गए थे उनको जमीन पे कैसे अमलाया जाए, इसी बात को के लिए वो सरहदी इलाकों में घूम रहे थे जब ये मुठभेड़ की खबर आई। कहीं ना कहीं पिछले 4 दिनों में ये घुसपैठ की होने वाली दूसरी बड़ी कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से। और पुलिस ने कहा है कि अकेले मत्सल सेक्टर में 16 ऐसे लॉन्चिंग पैड्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से सक्रिय कर दिए गए हैं, और बर्फ पड़ने से पहले बड़ी संख्या में मिलिटेंट्स की घुसपैठ इस तरफ कराई जा सके, इस तरीके के प्रयास पाकिस्तानी सेना एस्टैब्लिशमेंट और मिलिटेंट संगठनों की तरफ से हो रहे हैं, जिससे निपटने के लिए आसिफ कुरैशी, अजय बाचलू, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आतंकवादियों का सफाया जिस तरीके से भारत कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के चित्रकूट के दौरे पर रहेंगे। आज सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के समारोह में शिरकत करेंगे। अरविंद भाई मफतलाल का जन्म शताब्दी समारोह है। जगत गुरु रामभद्राचार्य से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इस दौरान। और सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अवधेश से, चुनावी साल है, कुछ ही दिन के बाद मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मध्य प्रदेश दौरा, जाहिर सी बात है सियासी मायने भी तलाशने की कोशिश की जाएगी। अवधेश, बिल्कुल सियासी मायने तलाशने की कोशिश जरूर की जाएगी। हालांकि आचार संहिता लगी हुई है, तो जो प्रधानमंत्री के आगमन पर पोस्टर बैनर होते हैं वो तो नहीं है। लेकिन अगर हम इस सदगुरु नेत्र चिकित्सालय की बात करें तो बघेल खंड का जो क्षेत्र है सियासी तौर से बड़ा मजबूत है और जनप्रतिनिधियों के तौर पर बड़ा मजबूत है। तो इस क्षेत्र के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जब यहाँ पर लोकार्पण करने जा रहे हैं नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, तो उसका क्षेत्र की जनता को बहुत फायदा मिलेगा, और उसका कितना फायदा अन्य लोगों को मिलता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों के मन में सवाल रोमाना जी उठ रहा है कि ये अरविंद भाई मफतलाल कौन थे जिनको इतना प्रधानमंत्री अहमियत दे रहे हैं। तो ये बताना दर्शकों को जरूरी है। दरअसल अरविंद भाई मफतलाल गुजरात से ही ताल्लुक रखने वाले एक बड़े उद्योगपति थे, समाज सेवी थे, और मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे उस वक्त सामाजिक तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में और खासतौर से प्राकृतिक आपदा से परेशान जो लोग होते थे उनके लिए मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी और अरविंद भाई मफतलाल ने लंबा काम किया था। और उस वक्त यहाँ पर लोग बताते हैं कि अरविंद भाई मफतलाल को प्रधानमंत्री बहुत पसंद करते थे, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि आपका जब शताब्दी वर्ष होगा तब मैं जरूर आपके सदगुरु नेत्र चिकित्सालय में आऊंगा। हालांकि 2011 में मफतलाल जी का देहावसान हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देंगे और उनके नाम का एक आज डाक टिकट भी यहाँ से जारी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चित्रकूट तैयार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार। टमाटर के बाद अब प्याज के दाम आंसू निकाल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में प्याज की कीमतें करीब 60% बढ़ोतरी उसमें हुई है। कुछ जगहों पर प्याज 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। तो बताते हैं आपको किस तरीके से ये प्याज की महंगाई, जिसकी मार आम आदमी पर पड़ रही है। प्याज की कीमतों में भारी उछाल आया है। कुछ जगहों पर तो 80 रुपए प्रति किलो प्याज की कीमत पहुंच चुकी है, और ये सब कुछ पिछले 15 दिन में हुआ है। पिछले 15 दिन में 60% प्याज की कीमत बढ़ गई है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में प्याज की कीमतों में जो उछाल आया है, उसी को लेकर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, एक एक कर आपका परिचय कराएं। उससे पहले ये जो प्याज की कीमतों में अचानक से उछाल आया है, इसकी वजह जानना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार प्याज के दाम क्यों बढ़े। क्योंकि बढ़ोतरी तेजी से हुई है और बढ़ोतरी कम वक्त में हुई है। 15 दिन में ही 60% तक प्याज की कीमतों में उछाल। बारिश के मौसम में प्याज की कीमतों में उछाल आता है तो समझ में आता है कि बारिश की वजह से फसल को नुकसान, लेकिन इस बार इस मौसम में अब प्याज की कीमतों में ये उछाल आखिर क्यों, ये वो बड़ा सवाल है। देखिए आपको बताते हैं हम क्यों बढ़ गए हैं प्याज के दाम। इस बार एक तो उत्पादन कम हुआ है, बुआई में 5% की कमी आई है, मौसम की मार से 10% पैदावार घटी है। थोक मंडियों में जो प्याज की सप्लाई है इस वजह से वो घट गई है। लासलगांव मंडी में ही 2 हफ्ते में 60% महंगा हो गया है प्याज।
तो ये वो वजह कि आखिरकार प्याज के दाम क्यों बढ़े। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि देश भर में प्याज की कीमतों को लेकर अपडेट पहुंचाने के लिए आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली से मेघा उपाध्याय हमारे साथ हैं, मुंबई से लता शर्मा, भोपाल से निधि श्री, चंडीगढ़ से सचिन हमारे साथ मौजूद हैं और जयपुर से जैनेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। पहले आपको जयपुर जैनेंद्र के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र से, मंडी में खड़े हैं क्या जैनेंद्र आप? और जरा बताइए यहाँ पर प्याज की कीमतें कितनी हैं और क्या पिछले कुछ ही दिन में यहाँ पर भी इजाफा हुआ है कीमतों में? बिल्कुल रोमाना, मैं जयपुर की एक सब्जी मंडी में हूं और यहाँ भी वही हाल है जो बाकी देश का हाल है। आज थोक मंडी में प्याज 60 रुपए किलो का भाव मिल रहा है और अगर हम बाहर खुदरा बाजार में बात करें, ठेलों के जरिए जो मोहल्लों में सब्जी पहुंचती है तो वहाँ 70 रुपए किलो तक का प्याज मिल रहा है। दुकान वाले से जानते हैं कि ये कितने दिनों में कीमतें बढ़ी हैं भैया? 5-6 दिन हो गए। इससे आपकी बिक्री पर क्या असर पड़ा है? लोगों की खरीदारी में क्या असर आया? खरीदारी बिल्कुल बेकार है। पहले बिकती थी 15 बोरी, आज बिक रही 2 बोरी। ये क्यों बढ़ गई कीमतें और कम कैसे? इतनी महंगी है, अब 2-4-10 दिन में मट्टी हो जाएगी। क्यों? अभी तो बरसात नहीं हो रही, क्यों? माल नहीं है, माल है नहीं है, इसके वजह से। तो ये अर्थशास्त्र का जो सीधा गणित है कि अगर सप्लाई प्रभावित होती है तो कीमतें बढ़ती है। वो कह रहे पीछे से जो सप्लाई है वो कम हो रही है और इस वजह से कीमत बढ़ गई है। कुछ लोग जो सब्जी खरीद रहे हैं इनसे समझते हैं कि इनकी जेब पर क्या? अरे इधर आ जाओ। अच्छा, लेट हो आप। चलिए ठीक है। प्याज की कीमत जो बढ़ गई है उससे क्या असर पड़ रहा है आपको? बहुत असर पड़ रहा है सर, बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है हमारे जी। देखिए चुनावी राज्य है राजस्थान और ऐसे में जयपुर की मंडी से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको दूसरे चुनावी राज्य मध्य प्रदेश लेकर चलती हूँ। भोपाल से आप देख रहे हैं निधि श्री हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं निधि श्री से, यहाँ पर प्याज की महंगाई चुनाव में भी फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है क्या निधि? रोमाना, चुनावी राज्य भोपाल है, आप सही कह रही, मध्य प्रदेश है और सही कह रही है, लेकिन क्या ये महंगाई लोगों को यहाँ इस बार चुनाव में एक मुद्दा देने जा रहा है? ये लोगों से जानूंगी। कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं और इनसे जरा मैं देखूँ। ये देखिए, पहले 1 किलो प्याज इन लोगों ने खरीदा है और सोच कर कैसे आए थे कि कितने रुपए प्याज खरीद पाएंगे? 40 रुपये सोच कर आया था कि 40 रुपये मिल जाएगा तो ले लेंगे 1 केजी, और ज़्यादा भी ले सकते थे, बट अब 60 रुपये है तो 1 केजी में काम चलाना पड़ेगा बस। पहले तो 40 ही था, अभी 2 दिन में ही 60 हो गया है और बाकी जगह तो 80 भी है। आपको पता है कि आपके राज्य में चुनाव है? जी बिल्कुल। क्या इस चुनाव में लोगों के लिए महंगाई एक मुद्दा है? बिल्कुल बिल्कुल एक मुद्दा है, क्योंकि देखिए जब जैसे जैसे महंगाई बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हम लोग का सारा कुछ क्या कहते हैं, पैसा वैसा का भी कमी, और गरीब लोग बहुत सारे यहाँ पे हैं वो खरीद नहीं पाएंगे। गरीब लोगों को बहुत परेशानी होती है, नॉर्मल लोग तो फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं, गरीब लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अब ज़रा मैं इनसे जानूंगी, चूँकि आप प्याज बेच रही हैं, 2 दिनों पहले कितने रुपए कीमत थी प्याज की और आज कितनी? 40 रुपए किलो 2 दिनों पहले। आज 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो क्या लोग खरीदने आ रहे हैं? बहुत कम ही, पाव भर लेते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। पाव भर ही लेके जाते हैं क्योंकि सब्जी अच्छी नहीं बनती ना, इसके कारण वो 250 ग्राम ही खरीदते हैं। इसका असर क्या जो सब्जी विक्रेता है आप जैसे लोग, उन पर भी पड़ रहा है क्या? पड़ रहा है ना, हम लोग के भी पैसे ज़्यादा जाते हैं। जो कट्टा 1000 और 1500 रुपये का आता था वो कट्टा 3000 में आता, तो हम लोग सब्जी कम कर देते कि अगर प्याज नहीं रखेंगे तो दुकानदारी खराब होगी, क्योंकि ग्राहक को चाहिए इसलिए जी। और सब्जी कम कर दी हम लोगों ने, प्याज तो रखना पड़ेगी ना, भले ही 250 ग्राम लेगा ग्राहक तो लेगा तो ज़रूर। ये दोनों स्पष्ट है, जो कि सब्जी खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों से बातचीत करने के बाद ये तो स्पष्ट हो गया है कि महंगाई मुद्दा है, लेकिन क्या ये एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में बनने वाला? और दूसरी तरफ बिल्कुल लोग प्याज खरीदने भले आ रहे हो, लेकिन अब उन्होंने जैसे कोई 1 किलो खरीद रहा था तो वो अब आधे किलो ही खरीद रहा है। तो ये निधि, मैं जरा दर्शकों को अब महाराष्ट्र मुंबई लेकर चलती हूँ। लता शर्मा हमारे साथ मौजूद है और महाराष्ट्र तो जाना जाता है प्याज की पैदावार के लिए। ऐसे में लता, मुंबई में प्याज की कीमतों का क्या है हाल? देखिए, मुंबई में प्याज की कीमतें जो है वो भी आसमान छूते नजर आ रही हैं। देश की आर्थिक राजधानी होने के नाते और जो त्योहार हैं लगातार मुंबई में देखे गए, इस बीच अब जो प्याज का दाम है 2 गुना बढ़ चुका है। 15 दिन पहले की बात करें तो 30 रुपए था और अब जो है 60 रुपए से 70 रुपए किलो हो चुका है होलसेल मार्केट में। फिलहाल भैया कितने रुपए का हो गया है प्याज?
प्याज 70 रुपए किलो है, 70, 72, हाँ 70। जो ठेले वाले होते हैं उनके वो 80 रुपए किलो बेचेंगे अभी। 80 रुपए किलो। सर अभी आप प्याज लेने आए थे, क्या कहना चाहेंगे? डबल रेट है मैम, डबल रेट है, सीधा डबल रेट कर दिया है। ये तो सर होलसेल मार्केट है, अगर हम ठेले की बात करें बाहर तो 100 रुपए मिलने वाला है, 100 रुपए मिल। ये 15 दिन पहले कितना था? 15 दिन पहले यही 25 रुपए था, 30 रुपए। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं कितना दाम चल रहा है अभी प्याज का। 15 दिन पहले 25 रुपए, 30 रुपए, अब 80-100 रुपए बताया जा रहा है। पहले था 30 रुपए, अभी 60-70 रुपए चल रहा है किलो में। अच्छा, थोड़ा महंगा है। जेब पे असर पड़ रहा है इसका? पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जेब पर असर पड़ रहा है, जाहिर सी बात है। जिस तरीके से प्याज की कीमतें लगातार चढ़ती जा रही हैं। शुक्रिया आपका लता। तो मुंबई, जयपुर और भोपाल का हाल आपने जान लिया। तो दिवाली से पहले ही फटा प्याज बम। प्याज की कीमतों में जो उछाल आया है उसी को लेकर देश भर का हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। मेघा उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं मेघा से, क्या दिल्ली वालों को भी प्याज महंगाई के आंसू रुला रहा है? मेघा जी हाँ, बिल्कुल रुमाना, पिछले 10 दिनों की बात करें तो प्याज की जो कीमतें हैं बिल्कुल दुगनी हो गई। इससे पहले मोखला मंडी में भी गए थे, दिल्ली की बहुत बड़ी सब्जी मंडी, और वहाँ से जो प्याज की कीमतें हैं वो तकरीबन बाजार में 50 से 60 रुपए किलो आ रही है। देखिए, हम इस वक्त खुले बाजार में पहुँचे हैं। यहाँ पर सब्जी का दुकान है, प्याज भी है। हम इनसे जानते हैं कि इस वक्त खुले बाजार में प्याज की क्या कीमतें हैं। ये बताइए कि आप अभी इस वक्त खुले क्या कीमत, कितने रुपए किलो प्याज दे रहे हैं? अभी 60 से 70 रुपए प्याज हो चुकी है। 70 रुपए तकरीबन आप प्याज इस वक्त बेच रहे हैं। अच्छा, अचानक से इस तरीके से कैसे कीमतें बढ़ गई? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले 35-40 के आसपास थी। अभी नवरात्रे चले हुए थे, इस टाइम में प्याज सस्ता था, और इस जैसे दशहरे के बाद में प्याज का दाम ऐसे बढ़े हैं जैसे कोई कहता है ना, कुछ नहीं कह सकते। एकदम तेज़ी आई है और हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। सबका रोटेशन खराब हो चुका है प्याज। अच्छा, अभी तो बरसात का मौसम भी नहीं है, फसलें भी अच्छी हो रही है, उसके बावजूद अचानक इस तरीके से कैसे बदलाव आया प्याज की कीमत में? अभी नया प्याज आना नहीं है, तो ये पुराना प्याज रखा है उसमें ही वो चलेगा। जो प्याज खराब भी हो जाती है, अब नई प्याज आएगी जब तक कीमत नहीं कटेगी। अच्छा, आप थोक में कितने में खरीद रहे हैं और खुले में कितने में बेच रहे हैं? कितने का अंतर है? थोक में क्या कीमत मिल रही है आपको? इस टाइम प्याज का कीमत 50 से 60 रुपये मंडी का रेट है, अच्छी थोक में। और अभी सुनने में आया है आज़ादपुर का रेट 60 से 70 रुपये प्याज मंडी का रेट हो चुका है, और प्याज इस टाइम पे 100 से ऊपर पहुंचेगा। अच्छा, भाई आपने बोला 100 से ऊपर पहुंचेगा, क्या लगता है कितने दिनों में 100 रुपये पार हो जाएगा? दिवाली तक क्या कीमतें रहेंगी? दिवाली से पहले 100 रुपये से ऊपर पहुंच जाएगा प्याज। देखिए, अभी प्याज जो सबसे ज़रूरी जायका आपके प्लेट में, आपकी थाली में ऐड करता है, अचानक से उसकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। और आज मैं आज़ादपुर मंडी और ओखला भी गई थी, वहाँ लोगों से बातचीत करके पता चला है कि आने वाले दिवाली तक प्याज की कीमतें तकरीबन 100 से। बिल्कुल, सचिन का रुख कर लेते हैं। तो सचिन, कुल मिलाकर पंजाब हरियाणा में भी यही हाल है, चंडीगढ़ में आप मौजूद हैं कि त्योहार के मौसम में प्याज जो है वो स्वाद बिगाड़ने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, त्यौहार के मौसम में प्याज जो है स्वाद बिगाड़ रहा है। चंडीगढ़ में भी यही स्थिति है जो देश में है, क्योंकि चंडीगढ़ की मंडी में जहां हम खड़े हैं, यहां आज प्याज जो है, जो थोक का भाव है वो तकरीबन 55 रुपये किलो, और पिछले कल यहीं इसी मंडी में 40 से 42 रुपये प्रति किलो के भाव से प्याज जो है बिका था। ये मंडी है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे हम कि ये रेट जो है प्याज के, ये इतने ज़्यादा क्यों बढ़े हैं। जो हालांकि जो थोक के विक्रेता हैं ये बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, पर हमने इनसे बात की है तो ये बता रहे हैं कि पीछे से प्याज की जो सप्लाई जो है नहीं आ रही है, जिसकी वजह से प्याज जो है महंगा हो गया है। और आने वाले दिनों में भी ये हो सकता है कि प्याज की कीमतें जो हैं और बढ़ें। तो 2 दिन में चंडीगढ़ में जो है पिछले कल 42 रुपये किलो तक कह सकते हैं हम कि मैक्सिमम प्याज जो है इसी मंडी में बिका है, और इसी मंडी में आज 55 रुपए किलो। 15 दिन पहले की बात करें बिल्कुल, देखिए इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि दिवाली से पहले ही फूट गया है ये प्याज बम। बहुत शुक्रिया आपका सचिन मेघा इस तमाम अपडेट के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।